हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजीव रंजन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद कभी भी होने वाला है, तो हमें अपनी तैयारी को भी बरकरार रखनी है। तो आइए आज से हम लोग यूनिटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और आइए सेट नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो मेकांग डेल्टा की बात करें तो मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है, ये वियतनाम में स्थित है। और मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति जो है ये वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग के मेकांग डेल्टा से होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब माप में अचानक गिरावट को दर्शाती है। तो वायुदाब माप में अचानक गिरावट को दर्शाती है कौन, तो ये तूफानी मौसम दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें एकाएक अगर नीचे गिरती है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। वहीं अगर धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वर्षा होने की संभावना होती है। वहीं अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की अनुमान जताई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो हरित क्रांति के प्रमुख घटक इसमें हैं बीजों की अधिक उपज वाली किस्म, ये भी है। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी है। रासायनिक उर्वरक, ये भी है। खाद भंडारण, विपणन और वितरण, ये भी है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो भारत में 1967-68 के दशक में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जानते हैं हम लोग। ठीक है, वहीं अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और हरित क्रांति में जो है सर्वाधिक चावल और गेहूँ की फसल की सर्वाधिक उपज हुई थी, जिसमें चावल की अपेक्षा गेहूं की अधिक उपज हुई थी। लेकिन दलहन और तिलहन की ना के बराबर विकास हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हम लोगों में का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। वन में सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगी। ठीक है, देखिए वन में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरा पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा पे है छत्तीसगढ़। वहीं दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य अगर पूछा जाए तो पहले में है कर्नाटक, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है केरल। वहीं अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए तो पहले पे है मिजोरम, दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे है मेघालय। वहीं हम वन वन रिपोर्ट की बात करें तो पहली बार वन रिपोर्ट जो है वो 1987 में पेश की गई थी। और ये वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। और 2019 का जो वन रिपोर्ट है ये 16वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा गोदावरी, जो कि गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो यह है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। और उसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगी कृष्णा, जिसकी की लंबाई कितनी है, ये 1402 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 1312 किलोमीटर है। और कावेरी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। ठीक है, आइए वहीं अगर हम लोग तो इस अनुसार से अगर हम लोग सीक्वेंस में अगर सजाते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग अगर गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के तिरंबक पहाड़ी से होती है। और गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, मानेर, ये सब जो है गोदावरी की सही सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी की बात करें तो कावेरी की उत्पत्ति जो उद्गम जो होती है ये कर्नाटक राज्य के ब्रह्म जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कुर्ग जिले से होती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, शिमला, स्वर्णवती, अमरावती, ये सब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। और इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं प्रमुख सहायक नदियां हैं सक्कर, हिरन, बरना, देव, तिंदे, ये सब है। वहीं अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की उद्गम जो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से होती है। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वो हो जाएगी कौन कौन से, तो दूध प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, दूधगंगा, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गए, इसके ए हो गए, सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए मोलिंगा दर्रा, ये उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है।
जेलेपला दर्रा सिक्किम, ये भी बिल्कुल सही है। दीफू दर्रा मिजोरम, ये गलत है। दीफू दर्रा जो है ये मिजोरम ना हो कि ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और तुजू दर्रा की बात करें तो तुजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक है। तो इस अनुसार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्लें नहीं है। तो देखिए गाय की नस्लें की बात करें तो मालवी, बाचोर और कॉन्करेज, ये सब जो है गाय की नस्लें हैं, लेकिन सुरती जो है ये भैंस की नस्लें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वहीं हम भैंस की कुछ और प्रमुख नस्लों की बात करें तो मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, ये सब जो है भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कामेंग विद्युत जल परियोजना की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके ऑप्शन आंसर। वहीं अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और यहाँ की मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो बी डी मिश्रा हैं। और वहीं एक चीज़ और हम लोग अरुणाचल प्रदेश से याद रखेंगे, ईदू मिसमी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए पहला जो है सूती वस्त्र कारखाना जो है वो 1818 ईस्वी में कलकत्ता में जो है फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन ये जो है ये असफल रहा, ये सफल नहीं हुआ। फिर 1854 में बम्बई में जो है स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया, जिसमें कि उत्पादन जो है 1856 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सफल पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए तो ये कौन सा है, ये हिमाचल प्रदेश है। एक नंबर पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे बिहार हो जाएगी, तीसरे पे असम हो जाएगी, और चौथे पे उड़ीसा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो है, जो कि एक स्थानीय हवा है, ये कहाँ पाई जाती है। तो ये इराक में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका आंसर। वहीं हम लोग इराक की बात करें तो इराक की राजधानी है बगदाद, यहाँ की करेंसी इराकी दिनार कहलाता है, और यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो मुस्तफ़ा अल कादेनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कह रहा है। तो देखिए राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तो देखिए राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, तो देखिए ये जो है ऑप्शन ये गलत है। देखिए लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गणपूर्ति ना होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है, ना कि राष्ट्रपति को है। तो इस अनुसार से ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं हम लोग राष्ट्रपति से बात करें तो राष्ट्रपति से कुछ अनुच्छेद याद रखते, जैसे अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद हो गया, अनुच्छेद 53 में शक्ति कार्य हो गया, 54 में निर्वाचन हो गया, 61 में महाभियोग हो गया, 72 में क्षमादान करने की शक्ति, 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, और 85 के अंतर्गत लोकसभा विघटन करने की शक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और वहीं 123 की बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है। तो देखिए विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है। वहीं अगर साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, जिसमें पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। वहीं हम लोग विधान परिषद से बात करें तो विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 40 से कम नहीं होने चाहिए। विधान परिषद जो है ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, और इसके लिए सदस्यता की न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, तो ये बिल्कुल दिया गया है। अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बात गलत है। अब बाकी सी कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल को राजनीतिक तथा सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है। वहीं हम लोग अनुच्छेद 39 के क की बात करें तो 39 के क में है समान कार्य के लिए समान वेतन। वहीं अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में है प्रसूति और मातृत्व सहायता। वहीं अनुच्छेद 37 की बात करें तो अनुच्छेद 37 में कहा गया राज्य के निदेशक तत्व की प्रकृति गैर नियोजित है, यानी उसके हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदों की योग्यता संबंधी निर्णय करता है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग की सलाह पे ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। वहीं हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा जो है वो संविधान अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्वयं अपने में से एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष चुनते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे और अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है जिसके कि अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, मूल अधिकार भी और मौलिक कर्तव्य भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वहीं हम लोग प्रस्तावना से बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है? तो ये होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। यह उच्च सदन होता है, सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन डी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, ये बिल्कुल सही है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया है। और वहीं 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत कुछ बातें और याद रखेंगे, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं हम लोग 1919 भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में से 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में संशोधन है तो कितनी विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है? तो कितना अपनाया गया है? ये 3 तरह के अपनाए गए हैं, जिसमें से कि पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पे, दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका के आधार पे। ठीक है, वहीं हम लोग संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन का जिक्र अनुच्छेद 368 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम ज्ञात करें। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले आ जाएंगे बीबी गिरी, उसके बाद आ जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन। वहीं हम लोग बीबी गिरी के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1969 से 1974 था और नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो 1977 से 1982 थी और फिर जाके ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो 1982 से 1987 है और आर के वेंकट रमन की बात करें तो 1987 से 1992 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए,
जो कि सबसे पहला होनी चाहिए कि भारत का वो नागरिक हो, 65 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक की वकालत किया हो, राष्ट्रपति के दृष्टि में पारंगत विधिवत्ता हो, ये भी होनी चाहिए। और अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, तो ये राइबोफ्लोविन हो जाएगा। ये जो है विटामिन B2 का केमिकल नेम है। ठीक है, वहीं केरेटिन की बात करें तो केरोटीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। और एड्रेलिनिन की बात करें तो ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, आइए वहीं अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज जो है 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है, तो इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग दूध की बात करें तो दूध का विश्व में सर्वाधिक अगर उत्पादन देश पूछा जाए तो भारत है, और राज्य में पूछा जाए तो ये यूपी है। वहीं अगर दूध के हल्का पीला रंग की बात करें तो ये केरोटीन के कारण होता है, और सफ़ेद रंग जो है केसिन के कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो देखिए यकृत द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है, तो ये विटामिन के का किया जाता है। वहीं अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और विटामिन ई का है टेकोफेरॉल, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो ये ताप नियमन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूत्र की। तो मूत्र में जो है सामान्य मूत्र में 95% जल पाई जाती है, 2% लवण पाए जाते हैं, और 2.6% यूरिया पाए जाते हैं, और 0.3% यूरिक एसिड एवं क्रिएटिनिन पाई जाती है। इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, और इसका पीएच मान जो है वो 6 होता है। ठीक है, तो असामान्य घटक की बात करें तो इसमें से एल्ब्यूमिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, तो ये कौन सी है, ये यकृत धमनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग फुफ्फुस धमनी की बात करें तो फुफ्फुस धमनी वह धमनी होती है जो हृदय के दाहिने भाग से डीऑक्सीनेशन ब्लड को फेफड़ा तक ले जाती है, उसे हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और कैरोटिड धमनी की बात करें तो कैरोटिड धमनी जो है एक प्रकार का मस्तिष्क को जाने वाली प्रमुख धमनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो देखिए जैव ईंधन की बात करें तो ये किससे प्राप्त होती है, ये जेट ट्रोफा के बीज से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है, तो देखिए गेहूं का धब्बा रोग जो है ये ऑस्ट्रेलेगिटिटेसी के कारण होता है। ठीक है, वहीं अगर गेहूं से हम लोग बात करें तो गेहूं का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन देश की बात करें तो चाइना है, और भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। गेहूं का प्राचीन नाम अगर है तो गोधूम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से दो आधारभूत बल जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं वो कौन से हैं, तो ये हैं गुरुत्वीय बल एवं नाभिक बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु वाली गैस है, तो देखिए जितने भी इनर्ट गैस होते हैं, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं, वो सभी जो है परमाणु वाली गैस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये OF2 में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु
जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, तो कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, कैडमियम। वहीं हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो यह सबसे हल्की गैस होती है, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है और द्रव्यमान संख्या 1 होती है और इसकी समस्थानिक जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। वहीं अगर रेडियो सक्रिय की बात करें तो ट्राइटियम होती है और साधारण जल की बात करें तो प्रोटियम होती है और परमाणु में ड्यूटेरियम होती है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान भी हाइड्रोजन की होती है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और इसकी खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया और इसका प्रयोग जो है फुटबॉल, वनस्पति घी, डालडा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। पायस एक कोलाइड है किसका? तो देखिए पायस एक कोलाइड है किसका? द्रव में गैस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च ऑक्टेन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये H2SO4 का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रेडियोधर्मिक पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये किसके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये गामा उत्सर्जन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के लिए आवश्यक है जल योजन द्वारा हाइड्रेट बनाना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं हम लोग अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जो है ये ऊष्मा का खराब अवशोषक एवं खराब विकिरक है। वहीं हम लोग अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की बात करें तो ये आकार में सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में शुक्र को हम लोग जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्धक लेंस क्या है? तो देखिए आवर्धन लेंस जो है ये अल्फ फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। क्वार्टज किसका बना होता है? तो देखिए क्वार्टज जो है ये कैल्शियम सिलिकेट के बने होते हैं। ठीक है, क्वार्टज एक रूपांतरित चट्टान है और क्वार्टज जो है कैल्शियम सिलिकेट का रूपांतरण से बनता है। ठीक है, और वहीं इसका फॉर्मूला की बात करें तो Ca2O4Si होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए बॉल पेन जो है ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही जो है वो बॉल से बाहर आती है कागज पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो देखिए तड़ित जो है ये विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है और इसका प्रयोग जो है हम लोग भवनों के सुरक्षा में करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेजर है क्या। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और इसका आविष्कार जो है TH मेनन के द्वारा किया गया और इसका प्रयोग जो है संचार सूचना तकनीकी में किया जाता है तथा होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TH मेनन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ताप घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए तापमान के घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। वहीं अगर बोलता बढ़ने पे तो बढ़ता है और घटने पे घटता है। ठीक है, प्रतिरोध। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पे किया गया है? तो देखिए भारत में सहकारी बैंक का गठन जो है वो त्रिस्तरीय पे किया गया है, जिसमें पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो देखिए M3 को जो है वो व्यापक मुद्रा कहा जाता है और M1 को जो है वो संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड पोस्ट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो देखिए स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, कब? तो 1986 में की गई थी। एक स्पीड पोस्ट पुस्तक भी आती है जिसके कि लेखक हैं शोभा डे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1969 से 74 है। इसका उद्देश्य था इत्र के साथ विकास तथा आर्थिक निर्भरता प्राप्ति। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टर्नओवर था 1974 से 78 और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्ति। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टर्नओवर था 1980 से 84 था और इसका जो था मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये आरबीआई करता है। वहीं अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। और अभी जो है इसके 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास गुप्ता, ठीक है। और आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुभा बाल कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय तथा जनसंख्या के बीच संचयी संबंध को कौन दर्शाता है? तो ये कौन दर्शाता है? ये लॉरेंज वक्र दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हमारा आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं आईयूसीएन है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आईयूसीएन की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं आईयूसीएन है क्या। तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। एक आप लोगों ने सुना होगा कि रेड डाटा बुक जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न जातियों के जीव तथा पेड़ पौधे जिस पे अस्तित्व का संकट मर आते हैं उसका नाम इसमें दर्ज किया जाता है। तो ठीक है, उस अनुसार से इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया? तो देखिए रामसर संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया? ये 1982 में किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं हम लोग रामसर से कुछ पॉइंट याद रखते हैं। विश्व में सबसे पहले इसका हस्ताक्षर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? ईरान में हुआ था 1971 में, ठीक है। रामसर एक जगह है जो कि ईरान में पड़ता है। रामसर जगह किस सागर के निकट है? तो ये कैस्पियन सागर के निकट है। और भारत में कुल अभी वर्तमान में जो है 42 रामसर क्षेत्र हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग आर्द्रभूमि की दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र जो था वो चिल्का झील था जो कि उड़ीसा में है और जिसकी स्थापना जो है 1986 में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए जल संसाधन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। वहीं अगर कोलकाता से हम लोग कुछ और चीज़ें याद रखेंगे तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान भी यहाँ पे स्थित है। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, ये कहाँ? देहरादून में है। वहीं अगर भोपाल से बात करें तो भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। और रांची की बात करें तो रांची में जो है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों का मिलान करें, ठीक है। तो इसके अनुसार से हम लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए तारापुर जो है ये तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और केगा जो है ये केगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और वहीं पर कुंडनकुलम की बात करें तो कुंडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। और नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है। देखिए सरोजिनी नायडू को जो है बिहार की भारत की कोकिला के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और सरोजिनी नायडू जो हैं ये एक जो है यूपी के प्रथम राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। महिला राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1925 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। वहीं अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन ए इलाही की उपाधि धारण करने वाले कौन थे शासक? ठीक है, तो देखिए दीन ए इलाही का शासन धारण करने वाले कौन थे? तो ये बलबन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बलबन से याद रखें तो बलबन जो है लौह एवं रक्त की नीति का भी पालन किया था। और सिजदा एवं पेगोसा प्रथा की भी शुरुआत किया था। और नरोजा उत्सव का भी
प्रारंभ किया था। वहीं हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। दासों की देख रेख के लिए इन्होंने दीवान एवं बंदगान की स्थापना भी की थी। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने एक खैरात की भी स्थापना की और इन्होंने 3000 नए नगरों की स्थापना भी की थी और 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण कराया था। ठीक है। वहीं अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो घोड़ा दागना, सैनिक का हुलिया लिखाना प्रथा की शुरुआत की थी। जो खम्स होता था, लूट का जो धन होता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 की जगह 3/4 भाग कर दिया। वहीं पे इन्होंने जमियत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीडी का किला, हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया। वहीं अगर हम लोग शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां था और इन्होंने भूमि माप के लिए 32 अंक का सिकंदरे गज एस की डंडी की शुरुआत किया था और इन्होंने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः भी स्थापित भी किया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है। सबसे पहले देखिए, जैन धर्म के बारे में सबसे पहले अगर बोला जाए तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो कौन थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। वहीं अगर जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर की बात करें तो प्रथम तीर्थकर थे कौन, ऋषभदेव थे। और द्वितीय तीर्थकर के नाम पूछे तो अजितनाथ थे, तृतीय थे संभवनाथ और चतुर्थ थे कौन, अभिनंदन थे और पंचम थे सुमतिनाथ। ठीक है। तो इसमें तीसरे पूछ रहे हैं तो तीसरे कौन हो जाएंगे, तो संभवनाथ हो जाएंगे। एक चीज कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। वहीं अगर प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक पूछा जाए तो फिर हो जाएंगे ऋषभदेव हो जाएंगे। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए करते थे। 24वां और अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इबट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये किसको देना पड़ा, ये लॉर्ड रिपन को देना पड़ा। ठीक है। वहीं हम लोग लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन का जो है कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो लॉर्ड रिपन का जो है वो कार्यकाल था, आइए हम लोग लॉर्ड रिपन की ओर कहते हैं, इसका कार्यकाल जो था देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इबट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो किसको देना पड़ा था, लॉर्ड रिपन को देना पड़ा था। वहीं हम लोग लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसका टेनवर था 1880 से लेकर 1884 था। इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ करवाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया 1882 में, सिविल सेवा का उम्र 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया, नियमित जनगणना और 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ भी 1881 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन का जो टेनवर था वो 1876 से लेकर 1880 था और इसके समय में ओवन मेरीडिथ उपनाम के नाम से 1877 में विक्टोरिया रानी को जो केसर हिंद की उपाधि दिया गया था दिल्ली दरबार में, इसी के समय में दिया गया था। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था 1878 में, आर्म्स एक्ट पारित किया था 1878 में, लाइसेंस लेकर बंदूक रखना इस सब सेवा का भी प्रारंभ इन्होंने ही किया था और सिविल सेवा में उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1813 से लेके 1823 तक था। ठीक है। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, संगोली की संधि हुई थी 1816 में और पिंडदारियों का दमन भी हुआ था। ठीक है। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो का टेनवर जो था 1869 से लेके 1872 था। ठीक है। और इसके समय में जो था वो प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था, अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था, स्वयं के शासन काल में हत्या हुआ था इसी गवर्नर का, लॉर्ड मेयो का ही। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते थे। तो ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 18 दिसंबर 1885 को हुई थी, ए ओ होम के द्वारा हुई थी। ठीक है। इस पे देखिए कुछ टिप्पणियां कहे थे जिसमें कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, और करजन ने कहा था कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, और अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। वहीं लाला लाजपत की राय की बात करें तो उन्होंने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, और तिलक ने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं, पाल खेरा का युद्ध
किसके किसके मध्य हुआ था? तो देखिए पाल खेरा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम तथा निजाम उल-मुल्क के साथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जिसमें कि निजाम उल-मुल्क की हार हो गई थी। और वहीं अगर इससे कुछ युद्ध रिलेटेड याद करेंगे तो देखिए एक होता है पाल खेरा, एक होता है खेरा। खेरा की युद्ध की बात करें तो ये 1707 में हुआ था। और एक होता है सकर खेरा का युद्ध जो कि 1724 में हुआ था। और एक होता है पाल खेरा जो कि 1728 में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए औरंगजेब की बात करें तो इसका जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1707 तक था। और इसका राज्याभिषेक जो था 2 बार हुआ था, एक बार 1658 में हुआ था और एक बार 1659 में हुआ था, ठीक है। और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः प्रारंभ भी किया था। 1675 ईस्वी में बीबी का मकबरा का निर्माण महाराष्ट्र में करवाया था। और सर्वाधिक हिंदू सेनापति भी इसी के शासनकाल में था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 41वां में कहा गया था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये गुवाहाटी में हुआ था, 1926 में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता श्रीनिवास अय्यर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? किस स्थान पे जो है समांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो देखिए बलिया में भी किया गया था, सतारा में भी किया गया था और तामलुक में भी किया गया था, लेकिन ये मगधा में जो है ये नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को जो है वो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। देखिए कहीं कहीं 10 मार्च भी देता है और कहीं कहीं 13 मार्च भी देता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको डाउट हो रहा है, ठीक है। वहीं फिर इनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी की वजह से इनको जो है फिर 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये असहयोग आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। और इसी में जो है गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। तो इस अनुसार से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद अली था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से युगल शब्दाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? ये काली बंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तो देखिए इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए हड़प्पा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1921 में खोज हुई थी, ठीक है। और चनहुद्रो की बात करें तो इसकी खोज जो है 1931 में हुई थी। और रंगपुर की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है 1953-54 में हुई थी। और लोथल की खोज जो है 1957 में हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये कुछ मैथ है जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे जो है पीडीएफ के साथ अटैचमेंट करके इसको डाल दिए हैं, वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तब तक हम इसका ऑप्शन जो है वो करते हुए चले जाते हैं। तो देखिए किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो वो संख्या ज्ञात करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी करने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 दिनों तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपने सामान्य चाल 5/4 से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P + Q + R = 1 है तथा PQ + QR + PR = 1/3 हो तो P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो वो कितनी होगी? तो ये 7,000 रुपया होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है।
लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2020 में इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा यू कैन ट्रस्ट। ठीक है। और वहीं पर अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये 29 जून को मनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ये कितना है? ये 74वां है। और पहले स्थान पे कौन सा है? ये स्वीडन है। और इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है इसे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये पटेल रावल को नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम लोग शेखर कपूर की बात करें तो शेखर कपूर जो है फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन हुए हैं? मोख्तर ओने ये हुए हैं। और वहीं माली की राजधानी कहाँ है? तो ये बमाओ है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर हैं। ठीक है। इसके कुछ और भी पुस्तक हैं जैसे वाई आई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडिया नोवेल, ये सब भी हैं। और 2019 में इसे साहित्य में अंग्रेजी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इसी पुस्तक के लिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही मिलान कह रहा है। तो ये कौन सा है? असम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है पेमा खांडू। और वहीं असम की बात करें तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और यहाँ के सीएम जो है वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। केरल की बात करें तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के सीएम का नाम पिनई विजय है। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत है। और यहाँ के सीएम जो है वो विजय रूपानी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। ठीक है। वहीं अगर हम लोग विश्व मृदा दिवस की बात करें तो विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को मनाई जाती है। और विश्व निमोनिया दिवस जो है ये 5 नवंबर को मनाई जाती है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ समझौता किया? ये जापान के साथ समझौता किया है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और यहाँ के अभी पीएम जो है ई हिदोस सुग है। ठीक है। आइए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। निम्न में से वह किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? ये कहाँ के थे? ये अर्जेंटीना के थे। ठीक है। आइए देखिए ये डिएगो मैराडोना जो है ये अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वर्ष 1986 में जो फुटबॉल विश्व कप चैंपियन जो हुआ था तो उसमें ये कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है। और इन्हें साथ साथ जो है टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक। आइए नेक्स्ट है हमारा सिटमैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में शामिल कौन कौन है? तो इसमें कौन कौन है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये किसकी है? ये गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। देखिए इसमें इस योजना के अंतर्गत जो है ज़्यादा बारिश होने पे या मौसम वाली बारिश के चलते जो फसल का नुकसान हुआ है उसमें किसान को जो है 1 लाख तक की मदद की जाएगी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संघी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा प्रवासी राहत मित्र ऐप्स और आयुष ऐप जो है वो यूपी ने जारी किया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने किया है? तो देखिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत जो है ये भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। वहीं हम लोग अगर भारतीय थल सेना की बात करें तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के रूप में अभी मनोज मुकुंद नरवणे को नियुक्त किया गया है जो कि 28वां है। वहीं अगर हम लोग वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के अध्यक्ष अभी हैं राकेश सिंह भदौरिया हैं जो कि 26वें हैं। और वहीं भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना के जो हैं वो है करमबीर सिंह जो कि 24वें हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि रोजर पेनरेज को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है? तो देखिए रोजर पेनरेज को जो है ये भौतिकी के लिए जो है
नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए भौतिकी में जो है 3 लोगों को मिला है पुरस्कार, जिसमें रोजर पेंडे जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे, और दूसरा था रेनहार्ड गेंडे जो कि अमेरिका के थे, तीसरा था एंड्रिया गेज जो कि यूएसए के थे। और इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो ब्लैक होल और गैलेक्सी केंद्र के लिए दिया गया था। वहीं अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में पाल मिलग्रेम जो कि यूएसए को है उन्हें मिला है, और रॉबर्ट विल्सन को मिला है जो कि यूएसए के थे। और अर्थशास्त्र में किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो इसको नीलामी सुधार के लिए दिया गया था। वहीं हम लोग अगर रसायन की बात करें तो रसायन में दो व्यक्ति को मिला था, जिसमें कि पहला था एमेनुअल चारपेंटियर जो कि फ्रांस के थे, और जेनिफर ए डोडना जो कि यूएसए के थे, और जीनोम एडिटिंग के लिए इसे मिला था। ठीक है, वहीं अगर हम लोग चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में भी 3 व्यक्ति को मिला था। हार्वे अल्टर जो कि यूएसए के थे, माइकल हुटन जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे, और चार्ल्स राइस जो कि अमेरिका के थे। और इन्हें किस खोज के लिए दिया गया था, तो हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु और पांडुचेरी के तटीय इलाके में आई चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया, तो ये किसने किया, ये ईरान ने किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। देखिए निवार का यहाँ पे पूछा जाए, निवार का क्या होता है, मतलब निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाले वस्तुओं में कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए तेजपुर लीची की बात करें तो तेजपुर लीची बिहार नहीं होकर तेजपुर लीची कहाँ पे हो जाएगा, ये असम में हो जाएगा। तेजपुर लीची और बोकासोल चावल ये दोनों असम को मिला है। नेक्स्ट आइए पलानी पलानी पंचमीर्थम मिष्ठान, ये जो है केरल नहीं, ये तमिलनाडु को मिला हुआ है। ठीक है, और जीराफुल चावल की बात करें तो जीराफुल चावल जो है ये किसको मिला गया है, तो ये जो है छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इरोड हल्दी की बात करें तो इरोड हल्दी महाराष्ट्र नहीं तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए जीआई टैग की बात करें हम लोग तो जीआई टैग से हम लोग याद करेंगे इसकी मान्यता, जीआई टैग की मान्यता कौन देते हैं, तो ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिया जाता है। और कितने वर्ष के लिए होती है, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कब से लागू है, 2003 से है। और किस एक्ट और कानून पूछा जाए तो 1999 एक्ट के तहत। और इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफल इंडिकेशन। ठीक है, भारत में मुख्यालय इसका चेन्नई है। अगर विश्व में इसका मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा है। और भारत में प्रथम जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। और भारत में सर्वाधिक जीआई टैग पूछेगा किस राज्य को दिया गया है, तो कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो ये मिजोरम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए आईपीएल 2020 का आयोजन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई, तो ये कहाँ की गई है, ये गुजरात में की गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लेन जो है ये ट्रेन जो है ये साबरमती से केवडिया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हम लोग का कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो ये रुद्रम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये है एंजेला मार्केल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर निर्मला सीतारमण की बात करें, भारत की जो वित्त मंत्री हैं अभी प्रेजेंट में, उनका स्थान 41वां है। ठीक है, और ये जो है एंजेला मार्केल जो है ये कहाँ की है, तो ये जर्मनी के हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5वां बिमस्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है, 26 है। ठीक है, देखिए टोटल जो हुई थी 17वीं विधानसभा चुनाव जो हुई थी ये टोटल 57.5% पे हुई थी, जिसमें कि सर्वाधिक जीत हुई तो बलरामपुर से हुई थी और सबसे कम हुई थी हिलसा क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग सतलज नदी की बात करें तो इस पे भाखड़ा नागल बांध, नाप्ता झांकी परियोजना, कोल बांध, ये सब इस पे स्थित है। वहीं हम लोग ब्यास ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी जो है ये इस पे जो है ब्यांग ब्योंग हरिकेन बांध, और इस ये जो है ये रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चंबल की बात करें तो चंबल पे जो है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये सब इस पे स्थित है। वहीं अगर झेलम की बात करें तो झेलम पे जो है किसान गंगा, तुलबुल परियोजना, ये सब इस पे स्थित है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हम लोग का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो सेट 2 का हम लोग लेके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।